हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे 2-3 दिन सीरीज नहीं चल पाई थी, कारण ये थे कि समय नहीं मिल पाए थे। दूसरी बात है सेटअप कहीं और करवाए जा रहे थे, इसी सब पे लेकर हम थोड़ा सा परेशान थे। चलिए अभी परेशानी दूर हो गई है, लम्हे दूर हो गए हैं, सारा कुछ दूर हो चुका है। डेली सीरीज में सबसे अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले फर्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। 51 से शुरू किया हमने। 1 रुपए नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए नोट पर सबसे बड़ा हस्ताक्षर कौन करता है? तो राज्य सचिव का तो कोई मतलब बनता नहीं है। वित्त सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो ये तो 1 रुपए से ऊपर वाले पे सिग्नेचर करते हैं, भारतीय डिप्टी नहीं। भारतीय सचिव होते हैं, ये आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, मंत्री नहीं होते। देखिएगा, वित्त मंत्री नहीं है, वित्त सचिव है बेटा। कौन है? वित्त सचिव है। कौन है? वित्त सचिव हैं। और इसी 1 रुपये के नोट को क्या कहा जाता है? अपरिवर्तनशील मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अपरिवर्तनशील मुद्रा कहते हैं। अपरिवर्तनशील मुद्रा कहते हैं। शील मुद्रा कहते हैं, अपरिवर्तनशील मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिवर्तनशील मुद्रा कहते हैं। वैसे ये 94 में बंद कर दिया गया था और 2015 में चालू किया गया था। बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट बता रहे हैं। इसमें 3-4 हेडिंग है जो बहुत जानने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने अभी मुद्राओं को बंद किया है, चालू किया है, तो ऐसे सवाल रेंडमली बनते रहते हैं एग्जामों में। इसलिए मैंने इस सवाल को देखा और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया। 1 रुपए के नोट पे कौन सिग्नेचर करता है? तो वित्त सचिव करता है। उससे ऊपर वाले नोट पे कौन करता है? तो भारत का गवर्नर जनरल करता है। सचिव कौन से लेवल का होता है? तो सचिव आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। यह अपरिवर्तनशील मुद्रा कही जाती है। 94 में बंद कर दिया गया था, मोदी सरकार के द्वारा चालू किया गया है। ये बात ध्यान से रखिए। भारत में गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? भारत में गरीबी रेखा की गणना किस प्रकार की जाती है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। भारत में गरीबी रेखा की गणना किस प्रकार की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलोरी। 1 कैलोरी आप लोगों को पता है बेटा, ये एक मजदूर कितना कैलोरी बर्न करता है, एक महिलाएं कितनी कैलोरी बर्न करती हैं, और एक समान व्यक्ति कितनी कैलोरी बर्न करता है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए था। यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। यह 2012 की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आ जाएगा आप लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया था? गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया था। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों को अर्थव्यवस्था से सवाल सही करना है, अर्थव्यवस्था से सवाल सही करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बेटा जो मुख्य इंपॉर्टेंट कथन है, ये तो बहुत डिट्टो कंफर्म होना चाहिए। कब तक का? 12 तक का। ये आप लोगों को मिल जाता है। यदि कहेंगे तो अपने यूट्यूब के चैनल पे जाइएगा, अर्थव्यवस्था करके डालिएगा बेटा। 2022 में मैंने करवाया, 1 नंबर 1 घंटे के क्लास करवाए हैं, उसमें सारा पंचवर्षीय योजना के बारे में समाप्त करवाया। आप डालेंगे होप जीएस रिसर्च सेंटर पंचवर्षीय योजना, तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में पता होना चाहिए, नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए, और कुछ योजनाएं पता होना चाहिए। आपका अर्थव्यवस्था यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, और शब्दावली, थोड़ा सा आप लोगों को शब्दावली पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था की शब्दावली ही बहुत बड़े कट्टरपंथी की तरह उभरते हैं, दिमाग एकदम हिला के रख देते हैं, ठीक है ना। बताइएगा पंचवर्षीय योजना, तो सबसे पहला बात यही आ गया, पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, यही बात याद आ जाए तो बात समझ में आती है। लिख लीजिएगा 1974 से 1979 तक पंचवर्षीय योजना रही है, ठीक है ना। और इसमें क्या कहा गया था? पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षीय तो है, 5वीं तो है, यह है। दूसरी बात है आत्मनिर्भर, जो मोदी जी का गोल चलता, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। बार बार आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। तो यह कौन सी किसकी अध्यक्षता में पहली बार की गई थी? तो पहली बार पंचवर्षीय योजना के 5वीं योजना में। लिख लीजिएगा, यह बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कारण यह है कि मोदी जी इसी के पीछे पड़े रहते हैं। किसके पीछे? इसी के पीछे पड़े। धर्म मॉडल पे, डीपी धर्म मॉडल के आधार पर रहा है बेटा। डीपी धर्म मॉडल के आधार पर रहा। कब से कब चला है? तो 74 से लेकर 89 तक। ये कार्यक्रम आपको पता होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का पहला शब्द प्रयोग किया गया था, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए पहला चीज यही किया गया था। न्यूनतम
न्यूनतम आवश्यकता की कार्यपूर्ति के लिए, गरीबी हटाने के लिए इसी में चला गया था, बस इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है। किन देशों की मुद्राएं प्राय हार्ड करेंसी में होती, देखिएगा इसका ऑप्शन और भी नीचे है, लेकिन एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए और इसको लगा लीजिएगा। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं तो बताइएगा। हार्ड करेंसी बेटा, और नीचे वाला ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, देखिए विकासशील देश, अल्प विकसित देश, अर्ध विकसित देश। अब ये सब आप लोगों को देखो वही कहा है मैंने, शब्दावली बेटा, शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी, इकोनॉमिक्स में। तो शब्दावली है, जो आपको समझ में आ गया तो समझ लिया इकोनॉमिक्स पूरा कंफर्म हो गया। तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा, ठीक है ना। जो संवेदनशील मुद्रा होती है, जो संवेदनशील मुद्रा होती है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं, हार्ड करेंसी कहते हैं, और दूसरे को सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। तो करेंसी कितने प्रकार की होती है, तो करेंसी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, हार्ड करेंसी और संवेदनशील करेंसी। चलिए सॉफ्ट करेंसी होती है। चलिए यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची विषय में नहीं आता, देखिएगा अब आपको पूछ रहा हो 7वीं सूची राज्य व्यवस्था में पहुंच गया। 7वीं सूची में 3 सूचियां होती हैं, एक तो होता है संघ की सूची होती है, दूसरा राज्य की सूची होती है, तीसरा सम की सूची। मतलब ये तीनों में पाया जाता है, कौन, इसमें, इन दोनों का पाया जाता है कार्यक्रम, इसके अंतर, इन दोनों का कार्यक्रम पाया जाता है इसके अंतर, ठीक है ना। तो ये कार्यक्रम थे। तो समवर्ती सूची में कौन सा है बेटा, अच्छा ये बताइए भाग किस में है, तो भाग 2 में है। किसमें है, भाग 2 में। कौन है, संघ सूची विषय, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छी, कहाँ से लिया गया था, तो 1935 से लिया गया था। कौन से आर्टिकल में है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 245 से लेके 262 तक रहता है। तो ये अब इतना डेप्थ में जानकारी तो आप नहीं रख पाएंगे, लेकिन इसको छोड़ दीजिएगा। ये कब लिया गया था, तो 1935 से लिया गया था। तो संघ सूची होगा, राज्य सूची होगा, सम सूची होगा, ठीक है ना। ये विषय की सूची आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है, मूल अधिकार की बात कर रहा है। अब ये पूछ रहा है मूल अधिकार के प्रकार कितने हैं, 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 तो बताइएगा बेटा। मूल अधिकार के प्रकार है, बताइए मूल अधिकार के कितने जब लागू हुआ था, तो 7 थे, अब कितने हैं, तो 6 हैं, और 6 हैं, ठीक है ना। सूचियां कितनी है, 12 थी, पहले 8 थी, 395 था, अब 400 से, अब अगर 4 प्लस कर दीजिए, 400 से प्लस से ज्यादा कितने हैं, आर्टिकल हैं। तो 56 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो कौन हो जाएगा, कार्य करने का अधिकार, यही मूल अधिकार ने। समता का अधिकार, अभिव्यक्त स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, ये सब तो अधिकार आप लोगों को पता है, 6 प्रकार के अधिकार हैं। यदि कहेंगे तो बता देते हैं, चलिए भैया रिवीजन करवा दें, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल यहीं से पूछता है। नंबर 1 देखिएगा, समता का अधिकार बेटा किसका है, समता का अधिकार, समता का राइट कर देते हैं जिससे समझ जाइएगा, ये 14 से लेके 18 तक है। दूसरा कौन है बेटा, दूसरा कौन है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, आर देख लीजिएगा इसको बेटा, ये 19 से लेके 22 तक चला जाएगा। अब शोषण के विरुद्ध तीसरा हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध बेटा, शोषण के विरुद्ध हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 23 से लेके 24 तक हो जाएगा, ठीक है ना। कितने हो गए, 3 हो गए। 4वां लिख लीजिएगा, चौथा क्या हो जाएगा बेटा, चौथा सांस्कृतिक धार्मिक स्वतंत्रता, सॉरी धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता कब से कब तक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 24, तो ये है, ये 28 तक हो जाएगा। 5वां कौन सा हो जाएगा सर, 5वां हो जाएगा अल्पसंख्यक कह लीजिए, अल्पसंख्यक के लिए बेटा, अल्पसंख्यक के लिए ये कितना है, तो 29 से लेके तुम्हारा 30 तक हो जाएगा, ठीक है ना। और संवैधानिक उपचार की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार की स्वतंत्रता, बस ऐसे आपको रटा होना चाहिए। चलिएगा दूसरा सवाल देखिए, सामान्य तौर पर संसद के कोई विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है, तो कितनी बार पढ़ा जाता है, वैसे सवाल हैंडल नहीं कर पाएंगे आप लोग, उसको 3 बार पढ़ा जाता है। देखिए एक बार तो प्रस्तुत किया जाएगा इस सवाल को, भाई क्या चीज है, गैर सरकारी और सरकारी विधेयक के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे वाले में विमर्श किया जाएगा, हाँ सर विमर्श किया जाएगा दूसरे वाले में। तीसरे वाले में मत दिया जाएगा, मत दिया जाएगा, और चौथे बार में उसको राष्ट्रपति के पास सौंप दिया जाएगा, सिग्नेचर बन के कानून बन जाएगा, ऐसा करके भेज देंगे, ठीक है। लेकिन कितनी बार होगा, तो 3 ही बार होगा, 4 बार नहीं होगा, राष्ट्रपति के भेजे वाले को काउंट नहीं किया जाएगा। सामान्य तौर पर संसद में कोई विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है, तो हो ही गया भाई। इस सवाल को, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता साझेदारी करने का एक इच्छा उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है।
58 नंबर सवाल को हैंडल करिए भैया, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो शायद आपका लोगों का सवाल है, जहाँ तक मुझे लगाना हो, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी करने का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा? भारत के पंचायत नहीं भैया, सत्ता हस्तांतरण करने का नहीं है। भारत में संघ का नहीं है, मोदी जी बैठे पड़े हैं इकट्ठे हस्ताक्षर बना के, नहीं। ये बनेगा बेल्जियम हो जाएगा। काट के निकाले क्या नाम है, इलिमिनेशन विधि से तभी आ रहा है। आपको भी ऐसे सवाल को लगाने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे इस सवाल। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो बेटा तो आप लोगों को पता ही होगा, राज्यसभा की बात हो रही है तो वहां उपसभा भी तो बनाया जाता है ना, राज्यसभा का उपसभापति भी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपसभापति भी बनाया जाता है। तो कौन से में बनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अनुच्छेद 90 लिखिएगा। आर्टिकल बेटा आर्टिकल 90 है। आर्टिकल 90 का संबंध राज्यसभा से है। और 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति, देखिएगा 64 बेटा, 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति इसका सभापति बनेगा। कौन बनेगा? उपसभापति। उपसभापति कौन बनेगा? पीडी बनेंगे बेटा, पीडी, ठीक है ना। तो पीडी बनेंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनहित या याचिका की अवधारणा मूल रूप में कहाँ से उद्धृत है बेटा, मतलब ली गई है, बताइएगा। जनहित याचिका, जनहित याचिका का मतलब होता है जनों के हित के लिए किया जाने वाला कार्रवाई। वैसे जिस व्यक्ति के लिए किया गया वो भी कर सकता है और दूसरा भी व्यक्ति कर सकता है जिसे जीवन प्रभावित हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये कहाँ से लिया जाएगा? खासकर यूएसए का ही, लेकिन यहाँ पे तीनों देश, चारों देश बड़े बिल्डअप है, तो यूएसए से जनहित याचिका को लिया गया बेटा, जनहित याचिका को, इसी को PIL कहते हैं ना। चलिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? सवाल तो बहुत है, ढांसू है, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे इसको, लेकिन चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। चलिएगा, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है? बताइएगा। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद तो आप लोगों को पता है, ऋग्वेद हो जाएगा। गुड, शाबाश, एक सवाल लग गया, एक सवाल लग गया। गोमती नदी को क्या कहा जाता है? देखिएगा, गोमती बेटा, एक गोमती नदी है ना, इसको इस प्रकार लिखा जाता है। मैंने पहले चेक किया है इसको, मैंने गूगल पे भी देखा, अपने बुक में भी देखा था। ये गोमती है बेटा, गोमती नदी को क्या कहा जाता है? गोमल कहा जाता है। गोमल नदी किस में कहा जाता है सर? यह ऋग्वेद में कहा जाता है गोमल। किस में कहा जाता है? गोमल। इंडस नदी किसे कहा जाता है बेटा? इंडस, 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 इंडस। इंडस नदी किसे कहा जाता है? तो सिंधु नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंधु नदी को इंडस कहा जाता है। झेलम को क्या कहा जाता है ऋग्वेद में? झेलम को बीतस्ता बेटा, बीतिस्ता कहा जाता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। झेलम नदी को क्या कहा जाता है? बीतिस्ता। खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा। चेनाब नदी को, चेनाब को क्या कहा जाता है बेटा? आश्किनी नदी कहा जाता है। चिनाब को आश्किनी नदी किस में कहा जाता है? तो ऋग्वेद में कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? रावी नदी को क्या कहा जाता है बेटा? लिखिएगा, रावी नदी को। रावी नदी को क्या कहा जाता है? लिखिएगा, परुषणी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परुषणी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परुषणी नदी। ब्यास को क्या कहा जाता है? ये नोट्स मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। ब्यास, ब्यास को क्या कहा जाता है? बिपाशा कहा जाता है। बिपाशा बसु कह लीजिएगा, व्यास बिपाशा बसु से शादी कर ली। सतलुज नदी को क्या कहते हैं ऋग्वेद में? सतलुज को क्या कहते हैं बेटा? सतलुज को क्या कहते हैं? सतुद्र कहते हैं, ठीक है ना। सतु है बेटा। अच्छा, पेन पतला कर लें थोड़ा सा, एक मिनट, बहुत हैवी हो जा रहा है ना, जिससे समझ में नहीं आ रहा है। रुकिए बेटा, रुकिए। अभी मिटकाने वाला वहां जाना पड़ता था, लेकिन ये पेन में बाय डिफॉल्ट दिया हुआ, मुझे पता नहीं था। यही होता है, करते करते कला और गाते गाते बला बन जाता है, ठीक है ना। चलिए, शुद्धित हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? घाघर नदी को क्या कहा जाता है? दृश्यदावती कहा जाता है। घाघर बेटा, घाघर लिख लीजिएगा। घाघर नदी को क्या कहा जाता था? ये सब नदियां ऋग्वेद में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। दृश्य दावली है बेटा, दावली, दृश्य दावली, दृश्य दावली नदी का नाम था, ठीक है ना। अब काबुल अबुल नदी तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन लिखना हो तो लिख लीजिएगा, काबुल। काबुल नदी को क्या कहा जाता है सर? काबुल नदी को कहा जाता है कुम्मा। क्या कहा जाता है? कुम्मा। एक दो बार वीडियो देखेंगे तभी भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार अब इसको क्या कहा जाता है? जो इसका ऑप्शन है, उस नदी को क्या कहा जाता था? तो उस नदी को लिख लीजिएगा, सरस्वती नदी हो जाएगी। देखिएगा, ये सरस्वती, सरस्वती नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? सरस्वती नदी हो जाएगी। सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था?
सप्त नहीं, सप्त है बेटा, सप्त, सप्त श्वास बेटा, सप्त श्वास कहा जाता है। ज़्यादा समय ले लिया इसने, लेकिन ये मान के चलिएगा यदि यहाँ से सवाल आ गया तो फिर जीवन में आप गलत नहीं करेंगे, बस वीडियो को 2-4 बार देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्ति की द्रविड़ शैली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, बताइएगा। 63 नंबर सवाल है। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं, सवाल को खींचेंगे। आप लोगों को एक चीज पता होगा बेटा, दक्षिण और उत्तर, इधर लिख देते हैं। उत्तर शैली को क्या कहा जाता था, उत्तर शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोगों को पता है, नागर शैली। और दक्षिण शैली को क्या कहा जाता था, द्रविड़ शैली कहा जाता था, ये बात आप लोगों को पता होगा। द्रविड़ शैली के कौन शासक थे, पल्लव के समय में शुरू किया गया था। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दक्षिण है ना, द्रविड़ शैली, देखिए पल्लव वो शासक के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन में आ गया। सूफी संप्रदाय मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सूफी बेटा, सूफी, सूफी तो इस्लाम धर्म से है। किससे संबंधित है, इस्लाम धर्म से सूफी संबंधित है। और आप लोगों को पता ही होगा मुइज़ चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था और 1526 में मृत्यु के बाद दरगाह अजमेर बनाई गई थी, उसी समय की बात की जा रही थी। ठीक है, शायद मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बड़ा मज़ा ले रहे होंगे, आनंद लेते रहिए। लेकिन अभी तक जितने लोगों ने लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दीजिए, जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है एक बार शेयर कर दीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। बुड्ढापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है। पहले तो सवाल बनता है कि बुड्ढापेस्ट किस देश की राजधानी है। किसी देश की राजधानी है तो मैं बताने वाला नहीं, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, देखिए इधर, देखिए इधर, ध्यान देखिए, आप लोग बड़ा मकरागिरी कर रहे हो, अभी तक नहीं लिखे आप लोग, इतना ज़्यादा मतलब तुरंत वीडियो को रोकिए, पहले लिखिए बुड्ढापेस्ट की राजधानी कहाँ है, उसके बाद आगे बढ़ने के कार्यक्रम करिएगा। सवाल ठीक है ना। तो ये डेनूब नदी हो जाएगी, डेनूब नदी यहाँ पे 8 नंबर डी में सही है। ठीक है। पंजाब हरियाणा के सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है, देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया है, क्योंकि किसान को लेके उस समय बहुत ज़्यादा जोर शोर पे था। तो नहर है बेटा, क्या है, नहर है। यहाँ पे कौन सा नहर, डूरंट रेखा इनमें से किन देशों के बीच सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद को निपटाती है। डूरंट रेखा ये मैंने क्लास चलवाया है, आप जाइएगा भारत के विस्तार और जियोग्राफिक से संबंधित सवाल को चेक करिएगा, वहाँ आपको ये क्लास मिल जाएगा भारत की विस्तार के बारे में। तो कितना है, तो बेटा 2430 है, 2430 किमी है। ठीक है ना, वर्ग किमी है। तो ये बातें आपको याद करना चाहिए। कब किया गया था, तो ये भी लिख लीजिएगा 1896 में किया गया था। तो किसके द्वारा थे, तो मार्टिमर डूरंट था। तो चलो नाम तो नहीं रखना, नाम तो रखा हुआ, बताइए किस देश के नाम पर है। भारत पाकिस्तान, देखिए भारत बांग्लादेश यहाँ तो है नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, डूरंट नहीं है, भारत चीन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए इसको लगाइएगा। पश्चिमी भारत में डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किसे बने हैं, डेक्कन ट्रैप बेटा, डेक्कन ट्रैप किससे बने हुए हैं, तो अब बताइएगा। डेक्कन ट्रैप का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, मेसोजोइक महाकाल क्रिटेशियस कल्प में हुआ था बेटा, महाजोइक। और इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा हुआ था। ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा कैसे हुआ था, तो बेसाल्ट लावा इत्यादि से हुआ था। यह कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो ज़्यादातर देखिएगा, हाँ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वाले एरिया में यह ज़्यादातर पाया जाता है। आजकल तो छत्तीस झारखंड के भी एरिया में। तो बताइए 68 का क्या हो जाएगा, यह अग्नि लावा चट्टानों की तरह होता है, ये मान के चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण में हरित पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है और कौन सी गैस हंसी जाती है, बताइएगा। आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, हाँ मुझे याद आ गया, CO2 होता है, प्लस होता है 6H2O होता है, H2O होता है, फिर होता है सूर्य के प्रकाश के साथ क्या होता है, C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा बेटा, H12 वो 6 प्लस CO2 हो जाता है। ठीक है ना। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन सोता है, इसी के लिए नाम है। मनुष्य में एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी के कमी के कारण होता है। इसको क्या करते हैं, तो रुधिर निर्माण में इसका काम लिया जाता है। किस में लिया जाता है, रुधिर का मतलब आप लोगों को पता होगा, रुधिर निर्माण में लिया जाता है। और इसी को बेटा कहा जाता है साइनो कोबालमिन कहा जाता है। क्या लिखा जाता है, लिख देते हैं, इसको नाम लिख लीजिएगा क्योंकि रुधिर से संबंधित है। लिखिएगा बेटा, एक मिनट, साइनो कोबालमीन है, हाँ साइनो कोबालमीन है, ये ब है बेटा, ब, साइनो कोबालमीन हो जाएगा। ठीक है ना। किसको कहा जाता है, विटामिन 2 का नाम, 12 का। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, 72 नंबर सवाल को टेक दीजिएगा, ध्यान देना, 72 नंबर सवाल को टेकिए, क्या हो जाएगा,
हैजा होता है बेटा, क्या होता है, हैजा होता है। निम्नलिखित में कौन सा गुर्दा का कार्य नहीं है, गुर्दा का कार्य कह रहा है बेटा, गुर्दा का प्रतिजीवी स्राव करना, मूत्र का निष्करण करना होता है, शरीर के द्रव की अम्लता नियम होता है, रक्तचाप नियम होता है, केवल प्रतिजीवी स्राव नहीं होता। चलिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, 74 नंबर में कौन सा कथन असत्य, सत्य है, सॉरी सत्य है बेटा। तो इसमें से पित्त का रस क्षारीय होता है, ये होता है, या कृत स्राव, ये तो पूरा सही है, इसमें से एक भी गलत नहीं है। ध्वन की गति इनमें किसके, ध्वन की गति इनमें से किसमें बेटा, ध्वन की गति इसमें से किसके, ध्वन की गति इनमें किसके अधिक तेज होती है, ध्वन की गति सबसे अधिक किसमें होती है, तो आपको तो पता होना चाहिए। ध्वन की गति सबसे ज़्यादा हवा में तो होती नहीं है, ये भी पता है, लकड़ी में नहीं, जल में भी नहीं, धातु में होती है। किसमें होती है, धातु में होती है। मैनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल क्या मापने में किया जाता है, बताइएगा। मैनोमीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है बेटा, मैनोमीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, 76 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। मैनोमीटर का इस्तेमाल दाब को नापने में किया जाता है, किसको नापने में, दाब को नापने में किया जाता है बेटा, दाब को नापने में मैनोमीटर का निर्णय। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में खड़ी होती है, मुख्य रूप से लटकती हुई सुई किस दिशा में खड़ी होती है, बताइएगा। 77 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, बी है सही है। कौन सा सही है, 77 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज़ की तुलना में पहले क्यों दिखती है, ये जवाब तो बहुत अच्छा है, आप लोग देखते तो हो लेकिन जीवन में उपयोग नहीं किए होंगे। चलिए, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है बेटा, प्रकाश की जो चाल है वह ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है। बिजली की चमक सदैव गड़गड़ाहट से पूर्व दिखाई देती है, गड़गड़ाहट से पूर्व दिखाई देती है, इसीलिए, क्योंकि इसमें दोनों में चाल की अंतर होती है। क्या होती है, चाल की अंतर है, इसीलिए होता है। अब तो समझ में आ गया। कंप्यूटर के आईसी चिप सामान्य तौर पर किससे बने होते हैं, बहुत अच्छा। सिलिकॉन वैली शहर का नाम यदि कोई बता देगा तो मैं मान जाऊंगा, सिलिकॉन वैली बेटा, सिलिकॉन वैली। देखिए, सिलिकॉन वैली बेटा, वैली, सिलिकॉन वैली शहर आप बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिलिकॉन वैली शहर को कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को, ठीक है ना। यह सामान्यतः वहीं पे बनाया जाता है, सूचना तकनीकी के रूप में बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, बात तो अभी यहाँ पहुँचती है, सिलिकॉन का बनाया जाता है। तो सिलिकॉन है क्या, हाँ सर है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। सवाल के ही नाम में ही सवाल पड़ गया है, सवाल में ही नाम पड़ गया। निम्नलिखित में कौन सा किस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, 80 नंबर सवाल है। पेंटियम बेटा, पेंटियम सवाल में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, पेंटियम सवाल में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, पेंटियम सवाल में नहीं होता। वह जल जिसमें जल्दी से साबुन का झाग नहीं बनता। वैसे जल दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक तो बेटा नॉर्मल जल होता है जिसको सॉफ्ट जल भी कहते हो आप लोग, एक हार्ड जल होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, हार्ड जल कहते हो, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए सवाल का जवाब। जो साबुन का झाग आसानी से गल जाता है बेटा उसको सॉफ्ट कहते हैं, जिसमें साबुन का झाग जल्दी से नहीं घटता है उसको कठोर और हार्ड कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह पूछ रहा है जल का साबुन नहीं घुलता है, तो यही तो पूछ रहा है। कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है, कार के में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है, बताइए, जल्दी खींचे, जल्दी खींचिए। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। भारतीय संविधान किस भाग में अनुच्छेद केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया, केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख है बेटा, केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख है, तो बता देते तो शायद बहुत बढ़िया हो जाएगा। भाग 11 में बात की जा रही है, भाग 11 में बात की जा रही है, भाग 11 में। और आर्टिकल किससे लेके सर, आर्टिकल लेके चल रहा है, देखिएगा 245 है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को यूट्यूब पे भी पढ़ाया, 245 से 255 तक है, ठीक है ना। वैसे कितने प्रकार के संघ और केंद्रीय शासन में बंटवारा है, तो ये भी जानना चाहते हो तो लो बता देते हैं। ऑप्शन आप लोगों को अभी मिल जाएगा उसी में। देखिएगा, पहला हो जाएगा विधायी संबंध बेटा, विधायी संबंध। ये सब सवाल डायरेक्ट पूछेगा। विधायी संबंध किससे किससे है, 245 से बेटा, 245 से 255 तक है, ठीक है ना।
प्रशासनिक बेटा, प्रशासनिक, प्रशासनिक संबंध किससे किससे हैं, तो 256 से लिखिएगा 263 तक लिखिएगा। कितने से लिखिएगा, 256 से 263 तक। वित्तीय लिखिएगा मेरे लालों, वित्तीय लिखिएगा तो 268 लिखिएगा बेटा, 268 से लेके 293 तक आप लोगों को पता होना। टीका का आविष्कार कौन थे बेटा, टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे, बहुत अच्छा सवाल है। टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे, टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे, बताइएगा टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे, एडवर्ड जेनरी थे बेटा। कब किया था, तो 1796 में किया था। कब किया था, 1796 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। किस खेल में आरबीआई शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस खेल में आरबीआई शब्द का प्रयोग किया जाता है, आरबीआई शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस खेल में आरबीआई शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस खेल में आरबीआई शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सवाल का जवाब दीजिएगा सभी लोग बहुत अच्छे से, गुड शाबाश, अच्छे से दीजिएगा। डॉक्टर, डॉक्टर बेटा जो बता दिया ऑप्शन नंबर डी वो हो जाएगा डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब होता है बेसबॉल में दिया जाता है, किस में दिया जाता है, बेसबॉल में। आरबीआई देखिएगा, आरबीआई का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, भारत का सबसे बड़ा बैंक हो जाता है। रन वेटेंड इन होता है इसी का मतलब। इसमें कितने, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल का नाम है रन वेटेंड इन, मतलब आरबीआई उसी का नाम है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिएगा। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों का स्टार्ट कर दिया जाएगा, आज शायद हो सकता है, लेकिन तैयार रहा करिएगा, ठीक है ना। बाय, लव यू, मस्त रहिए, गुड।